लेक्चर जो हमारा है वो है चैप्टर 3 का नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है? अगर हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं, ठीक है, तो उस बॉडी के मोशन की एक चीज अपोज करती है। बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो चाहती है कि मूव ना करे, उसे रोकती है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। घर्षण मतलब दो सरफेस हैं, एक सरफेस पर दूसरी सरफेस अगर चलेगी तो ये सरफेस क्या चाहेगी कि ये मूव ना करे, इसे रेस्ट में रखने की कोशिश करेगी। ये इसके ऊपर मूव कर रही है, तो इनके बीच में जो ये अपोजिंग फोर्स लग रहा है, किसके अपोजिंग? मोशन के अपोजिंग। मोशन इधर होगा तो ये इधर लगेगी, मोशन इधर होगा तो वो फोर्स उधर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी मोशन के। तो इसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। अब सपोज कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, या सपोज कि कोई क्या है, ट्रैक्टर है। हमारे पास क्या है? कोई ट्रैक्टर है, ठीक है। अब इस ट्रैक्टर को अगर हम मूव कराते हैं, ट्रैक्टर चलता है इधर की तरफ, मान लो ट्रैक्टर इधर की तरफ आप धकेलते हो, ये रेस्ट में है, ठीक है, अभी कैसा है? रेस्ट। तो आपने इस पर फोर्स लगाया मान लो 10 न्यूटन का, अब ये नहीं चला। तो जैसे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ने भी, जो टायर्स के सरफेस के बीच में है, उसने भी फोर्स कितना लगाया? 10 न्यूटन का। फिर आपने फोर्स बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 10 से कितना कर दिया? 20 न्यूटन। फिर भी ये नहीं चला, क्योंकि अब जब आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो ट्रैक्टर ने भी कितना लगाया? जो फ्रिक्शन था, है ना, उसने भी 20 न्यूटन लगाया। तो अब फ्रिक्शन 10 से बढ़ के कितना हो गया? 20। फिर आपने कर दिया फोर्स 30 न्यूटन, तो अब ट्रैक्टर ने भी, फ्रिक्शन ने भी कितना कर दिया? 30 न्यूटन। अब वो भी नहीं चला। उसके बाद आपने लगाया 100 न्यूटन, अब वो अब भी नहीं चला। अब भी उसने, फ्रिक्शन ने भी कितना अपना फोर्स कर दिया? 100 न्यूटन। लेकिन मान लो कि फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम लिमिट है। फ्रिक्शन ही क्या होती है? एक मैक्सिमम लिमिट है। तो इसकी लिमिट जो है कितनी है? 100 न्यूटन तक ही है। तो जैसे ही आप 101 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो अब ट्रैक्टर चलना शुरू होगा। और कितने फोर्स से चलेगा? अब फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ 100 का लग ही रहा है, तो कितने न्यूटन से चलेगा? अब वो 1 न्यूटन। तो ट्रैक्टर पे जो नेट फोर्स अप्लाई होगी जिससे वो मूव कर रहा है, वो केवल कितनी है? तो अगर मैं ये कहूं कि आप फोर्स तो क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितनी फोर्स की वजह से आ रहा है? 1 न्यूटन की वजह से, ठीक है। तो ये नेट फोर्स है। ये जो फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला हम रखते हैं, उसमें जो ये फोर्स है ये हमारी क्या होती है? नेट फोर्स, ठीक है। इससे पहले वाले टॉपिक में जो हमारा फ्रिक्शन था वो लगभग क्या था? 0। तो जितना भी आपने फोर्स लगाया वो सारा का सारा क्या प्रोड्यूस कर रहा था? एक्सेलरेशन। लेकिन अब वो जो भी फोर्स आप अप्लाई करोगे वो सारा फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करने का, उसमें से फ्रिक्शन की फोर्स आप घटाओगे तब जो फोर्स बचेगी वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है पॉइंट? लेकिन अप्लाइड फोर्स अलग है। अब देखो अप्लाइड फोर्स कितनी है? 101 की, ठीक है। फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है? 100 की। नेट फोर्स कितनी है? 1 की। इसी प्रकार हम समझेंगे। तो फ्रिक्शन क्या है? एन अपोजिंग फोर्स विच अराइज, है ना, एक ऐसा फोर्स, अपोजिंग फोर्स जो अराइज, जो होता है ना, तब जन्म लेता है जब एक बॉडी एक्चुअली मूव करती है या मूव करने का प्रयास करती है किसी सरफेस पर, उसी को क्या बोलते हैं? तो फ्रिक्शन हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एडहेसिव फोर्स की वजह से, है ना, ये एक्चुअली में क्या है? कोज ऑफ फ्रिक्शन। कोज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के दो कोज हो सकते हैं। देखो इसमें दो पॉइंट है, एक तो ओल्ड व्यू और एक मॉडर्न व्यू। तो ओल्ड व्यू हमारा क्या था कि ओल्ड व्यू साइंटिस्ट ये मानते थे कि एक्चुअली में जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर चलती है, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, अगर उसे जूम करके देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वे जालोक फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करेंगे? जालोक। ये सरफेस है यार, ये सरफेस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के अंदर जालोक फॉर्म कर लेते हैं। तो जब आप इसे चलाओगे तो ये जो लोक है ये इसे चलने नहीं देगा, और इसी चीज को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। तो ये हमारा क्या था? ओल्ड व्यू था, है ना, पहले हम ऐसा मानते थे। अभी क्या मानते हैं कि दो तरह की फोर्स है, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, जो उसे रोकती है चलने से। वो क्या है? जैसे एक बॉडी है, वो दूसरी बॉडी के सरफेस पर टच है और वो चल रही है।
अगर इन दोनों के पार्टिकल्स जो हैं, इसके पार्टिकल सरफेस के और इसके सरफेस के पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में होती है एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। और अगर सेम सेम मटेरियल के पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, एडहेसिव फोर्स। तो यहां लिखेंगे द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन molecules of different materials in contact is known as adhesive force। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मोलिक्यूल्स के बीच में, किसके, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के। सपोज कि ये कोई अलग मटेरियल है और इसके ऊपर जो मूव कर रहा है वो कोई अलग मटेरियल है, ठीक है। तो ये अलग है और ये अलग है, दोनों के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसे क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स, है ना। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में ये अट्रैक्शन की फोर्स जो है इसे खिसकने नहीं देती। कोहेसिव फोर्स क्या है, द इंटर मोलिकुलर फोर्स बिटवीन molecules of same type of materials is known as cohesive force। सेम टाइप के मटेरियल्स के बीच में, जैसे ये कोई बॉडी है, जैसे गिलास है ना, गिलास को हम किस पे स्लाइड करावें, गिलास के ऊपर। एक गिलास की सरफेस पर दूसरे गिलास की सरफेस को क्या करा रहे हैं, स्लाइड। तो वो ये जो फोर्स होगी वो क्या कहेंगे, कोहेसिव, ठीक है। अब एक गिलास की सरफेस पे वुडन ब्लॉक को हम स्लाइड करा रहे तो उनके बीच में जो होगी एडहेसिव फोर्स। अब फ्रिक्शन हमारे जो ना तीन टाइप के होंगे, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, और अब इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है, हमारे पास है एक ब्लॉक, हमने ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया। देखो अप्लाइड फोर्स को हम क्या कहेंगे, पी। तो पी हमारा क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स। जब आप बेटे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट। तो फ्रिक्शन इधर होगा तो ये होगा ना, हो गया एफ, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो हमने एग्जांपल लिया बस कि अप्लाइड फोर्स हमने लगाई 1 न्यूटन की, वो नहीं चली। दैट मीन्स अब यहाँ पे एक पूरी ग्राफ बना लें, इधर की तरफ तो हो गया हमारा पी, ये मतलब क्या है, अप्लाइड फोर्स, और इधर की तरफ क्या हो गया, फ्रिक्शन एफ, ठीक। तो जैसे हमने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन ने भी कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन। 2 न्यूटन की लगाई तो 2 न्यूटन। ऐसे ही चलता रहा, मान लो फ्रिक्शन का लिमिटिंग कहाँ तक है, 20 तक है, तो 20 इसका लिमिटिंग फोर्स है। देखो यहाँ जैसे जैसे पी बढ़ाते रहे वैसे वैसे ही एफ हमारी इंक्रीज होती रही। पी हमने इंक्रीज किया, अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया, ये अप्लाइड फोर्स है। और ये क्या है,
तो जैसे जैसे हम अप्लाई फोर्स करते रहे, बढ़ाते रहे, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती रही। अब ये जो ग्राफ हमारा आया है यहाँ से यहाँ तक देखोगे सब फ्रिक्शनल फोर्स ही है, तो इसे कहते हैं स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक, तो स्टैटिक फोर्स मतलब क्या है कि वो चल ही नहीं रही ना बॉडी, बॉडी कैसी है, रेस्ट में। तो ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है जब बॉडी स्टार्ट नहीं हो, रेस्ट में है बॉडी। अब स्टैटिक फोर्स का जो मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स। देखो ये लिमिटिंग है, मतलब यहाँ पे इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा, स्टैटिक बॉडी इसके बाद मोशन करेगी, ये लास्ट है, लिमिट है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी इस पॉइंट पे, तो उसे हम कहेंगे लिमिटिंग फोर्स। यहां से यहां तक की जो फोर्स है फ्रिक्शन वाली, ये क्या है, स्टैटिक फोर्स। अब इसके बाद बॉडी चलना शुरू करेगी। अब तुम्हें पता कि ट्रैक्टर को जैसे चलाओगे ना, स्टार्टिंग में फोर्स ज्यादा लगानी पड़े, लेकिन एक बार वो चलने के बाद फोर्स क्या हो जाएगा, कुछ कम। तो यहाँ के बाद में जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारी एक बार घटेगी, और घटने के बाद फिर हम जो है अप्लाई फोर्स कितनी भी करते रहो, फ्रिक्शन फोर्स जो है चेंज। तो इसका ग्राफ है ऐसा। तो ये जो है ये लिमिटिंग है, और ये हमारी है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तो इसे फोर्स भी ना कहेंगे ना क्या। लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये काइनेटिक है, फोर्स ही है, ये फोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स में भी कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है कि जब बॉडी रेस्ट में है, ये लिमिटिंग है। लिमिटिंग क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो चेंज नहीं हो गए, लगातार इतना ही रहे। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन में हम क्या लिखेंगे, द फ्रिक्शन फोर्स applied on a body at rest, जो रेस्ट में रहेगा वो स्टैटिक है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, द फ्रिक्शन फोर्स applied on a body in motion, जब वो बॉडी किस में है, मोशन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही क्या कहते हैं हम, लिमिटिंग। अब लो फ्रिक्शन देख रहे हैं। लो फ्रिक्शन क्या है, कि लो फ्रिक्शन हमारा है कि जितना आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन उतना ही बढ़ता रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही लो है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो रिएक्टिव फोर्स, एक चीज और है, अप्लाइड फोर्स जो है इधर की तरफ है, फ्रिक्शन इधर की तरफ है, बॉडी का वेट किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो वेट इसका एक्शन है, तो इसका रिएक्शन वेट का किधर होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये चीज हम यहां बना लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास m है, तो इस पे नीचे की तरफ जो इसका क्या होगा, वेट mg, और ऊपर की तरफ क्या होगा, r मतलब क्या होती है, रिएक्टिव, है ना। हमने अप्लाई फोर्स इधर किया और फ्रिक्शन इसमें इधर आया, इतनी बात हमें समझ आ। बॉडी का फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा ये बताओ, अप्लाइड फोर्स पे करेगा एक लिमिट तक, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे करेगा ये बताओ, कितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा इसका मैक्सिमम, 10 की 20 या 50, कितना होगा। तो डिपेंड करेगा वेट पे, मास पे। वेट कितना, जितना ज्यादा आप वेट रखोगे, यानी कि जितना ज्यादा आर होगा, देखो वेट जितना ज्यादा होगा उतना ही आर भी होगा, इक्वल अपोजिट होगी।
तो जितना ज्यादा आर रिएक्टिव फोर्स होगी फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टिव फोर्स है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, या फिर जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रिएक्टिव फोर्स के। ठीक है, कि जितना ज्यादा रिएक्टिव फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स is directly proportional to रिएक्टिव फोर्स, रिएक्टिव, ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यही है लो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना उसका वेट हो। आप एक हल्के से बॉक्स को आप खिसका रहे हो तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा, भारी बॉक्स होगा तो फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और चीज पर वो डिपेंड करेगा, वो प्रोपोर्शनल हटने के बाद कांस्टेंट आएगा। ये जो फ्रिक्शन है केवल आर पे यानी कि mg पे ही डिपेंड नहीं करता, उसके वेट पे ही डिपेंड नहीं करता, एक और चीज पे डिपेंड करेगा कि जो सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट है दो बॉडी के, वो जो कॉन्टेक्ट है वो सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कितना है, सरफेस कैसी है, एक स्लाइडिंग सरफेस है, स्मूथ है, या एक रफ सरफेस है, उस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा। आप एक भारी बॉक्स को अगर एक फ्रिक्शन लेस सरफेस या कम फ्रिक्शन की सरफेस पे भी आप पुश करोगे तो वो आराम से निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर रफ सरफेस पे उसे रखोगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो सरफेस के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा म्यू। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रिक्शन इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, म्यू आर, ये हो गया म्यू। तो जो हमारा म्यू है, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये वर्ड यूज होता है किसके लिए, सरफेस के लिए, कि सरफेस कैसी है। ठीक है, अब देखो रोलिंग फ्रिक्शन है, ऐसा भी तो है कि उस भारी बॉक्स के नीचे पहिए लगे हुए हैं, तो क्या केवल वेट पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, नहीं करेगा ना भाई, सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, काफी ज्यादा करेगा, तो म्यू का भी रोल है। तो एक्चुअली में क्या होगा, फ्रिक्शन जो है बराबर होगी म्यू आर, और यही आया हमारा किससे, लो ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन बस एक पॉइंट ही है, देखो ये बॉक्स है हमारा जिसका मास कितना है m, मैं इस पे अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं इधर की तरफ P, है ना, ये अप्लाइड फोर्स इधर लगाई, फ्रिक्शन किधर की तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स है। वेट किधर होगा इसका, नीचे की तरफ mg, ये वेट है, और रिएक्टिव फोर्स किधर होगी, ऊपर की तरफ, ये r। ठीक, तो एक्चुअली में जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर है, रिएक्टिव फोर्स इधर है, और जितनी रिएक्टिव फोर्स होगी फ्रिक्शन फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, और वो लगभग कहां होगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, फ्रिक्शन का और रिएक्टिव का, तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट एफ और आर का। अब देखो ध्यान से, द एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका रिजल्टेंट और किसका, एंड नॉर्मल रिएक्शन आर, और इसका रिजल्टेंट मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन यानी कि ये, तो ये जो रिजल्टेंट है ये दोनों का, ये जो नॉर्मल रिएक्शन से एंगल बनाता है, इसी एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्टिव फोर्स का जो रिजल्टेंट है, ये जो रिएक्टिव फोर्स के साथ एंगल फॉर्म करेगा, इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गया यहां तक, चलो नेक्स्ट। अब इसमें मुझे एंगल अगर मैं निकाल लूं कि कंसीडर
कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m as shown in the figure. नाउ अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर और दाएं वाला फोर्स बाएं के, ऐसे हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे इक्विलिब्रियम में। तो नाउ एट इक्विलिब्रियम पे जो हमारा R है वो किसके बराबर होगा, mg के, और जो फ्रिक्शन फोर्स F है वो किसके बराबर होगा, P के। ठीक है, ये इतना हमें पता है, क्लियर है। चलो तो ये दो इक्वेशंस हैं। दूसरा हमें तो ये एंगल निकालना है यहाँ पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब एंगल देखो, अब मेरे पास क्या है, देखो एक तो फ्रिक्शन है और एक मेरे पास क्या है, R है। तो फ्रिक्शन ये है या ये है, एक ही बात है, फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर। तो ये इधर की तरफ F है या इधर की तरफ F है, ये क्या है हमारी साइड F, और ये वाली साइड क्या है R। और मुझे थीटा निकालना ये वाला एंगल, तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं। अगर ये एंगल मेरा थीटा है इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में ये थीटा हो गया, तो ये क्या है साइड वाली बेस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हाइपोटेनस। तो मुझे बेस पता है R और ये पता है परपेंडिकुलर जो है F। तो क्या यूज करेंगे, टेन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि F बाई R। ठीक है, अब हमें एक चीज और यहाँ पे पता होगी कि जो हमारा F है फ्रिक्शन, वो किसके बराबर होता है, म्यू आर के, है ना। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं, F की जगह म्यू आर और अपॉन में R। तो R से R कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, तो टेन थीटा बराबर आ गया म्यू। ठीक है, यही हमारा। अब मैं थीटा निकाल लूं तो क्या लिख सकता हूं इसे, टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलो नेक्स्ट है एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग का मतलब होता है वो एंगल जिस एंगल पे वो स्लाइड करना शुरू कर दे, उसे कहते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग। वो एंगल जिस एंगल पे वो स्लाइड करना शुरू कर दे। मान लो कि एक बॉडी है, उसे हमने यहां ऐसे किसी एंगल पर रखा, इस एंगल पर रखा अल्फा पर। ठीक है, या पहले बिल्कुल यही रखा, ये ऐसे थी, ऐसे रखा एक बॉडी को। अब क्या ये स्लाइड करेगी, नहीं। अब मैं यहां से एंगल बढ़ाता चला जाऊं तो एक एंगल ऐसा आ जाएगा जिस एंगल पे वो, चाहे वो कितना भी एंगल आए, लेकिन एक एंगल ऐसा आ जाएगा जिस एंगल पे वो बॉडी स्लाइड करेगी। तो उस पर्टिकुलर एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। जिस एंगल पे बॉडी क्या करना शुरू कर दे, स्लाइड करना शुरू कर दे। तो हमने यहाँ पे एक बॉडी रख ली, यहाँ एक मास रख लिया जिसका वैल्यू कितना था m। तो इसका वेट किधर होगा बताओ, ऐसे बढ़ाऊं या ऐसे, कैसे होगा वेट, वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो इसका वेट ऐसा होगा नीचे की तरफ, कितना होगा, ठीक है। अब रिएक्शन तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है ऊपर की तरफ, रिएक्शन ऐसा ही होगा, तो रिएक्शन होगा ये। चलो अब इसकी भी बात कर ले कि रिएक्शन इधर ही क्यों होगा। देखो क्या बॉडी का वेट कभी बदलेगा इस हिसाब से कि एंगल कितना, नहीं, एंगल तो कितना भी, वेट हमेशा क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो एक सरफेस पे जब मैं बॉडी को ऐसे रखता हूं तो उसका रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर वगैरह ऊपर की तरफ है। अब मैं इसे अगर ऐसे कर दूं तो रिएक्शन कितना सरफेस का, जीरो, है ही नहीं कोई रिएक्शन। क्या वेट जीरो हो गया इसका, नहीं हुआ ना। तो रिएक्शन उतना ही होगा जितना इसका इस सरफेस पे एक्शन होगा, और जैसे जैसे हम यूं करते रहेंगे तो इसका एक्शन क्या होता रहेगा, कम। तो वैसी रिएक्शन भी क्या होता रहेगा, कम। तो वेट नीचे की तरफ है, तो ये वाला एक्शन नहीं है वेट इसका, इसका एक्शन किधर होगा, जो परपेंडिकुलरली इधर की तरफ आएगा।
ये एक्शन है, ये कितना, अगर ये mg है तो ये कितना है वो चेक करना पड़ेगा। जितना ये होगा उतना ही क्या होगा ऊपर की तरफ रिएक्शन हो। तो अब ये देखो यहाँ पे अल्फा एंगल था तो इसमें ये एंगल भी क्या होगा अल्फा। अब मैथ्स का एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, थ्योरम है कि दो लाइन मिलके एक एंगल बनाती हैं। उन दो लाइन पे दो परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर, एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे, वे दो लाइन भी सेम एंगल बनाती है। दो लाइन मिलके क्या बनाती है कोई एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल बनाती है। इसके इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दो और एक परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पर डाल दो कहीं भी। तो मैं अगर यहां डाल लू, यहां कहीं भी, यहां यहां तो ये एंगल भी क्या होगा सेम होगा। अब मैं यहां पे परपेंडिकुलर न डाल के यहां डालू तो भी एंगल क्या आएगा सेम। तो ये भाई वही पॉइंट है, ये दो लाइन मिलके क्या बना दिए एंगल। इन दो लाइन पे दो परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर, एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे, ये भी सेम एंगल बना रहे हो। ठीक, अब देखो ये दो लाइन मिलके क्या बना रही है एंगल अल्फा। तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर क्या है ये वाली लाइन, और इस पे परपेंडिकुलर क्या है ये वाली लाइन। तो ये दो लाइन भी सेम एंगल बना रही होंगी। ठीक, अब क्या करना है हमें नेक्स्ट रेजोल्यूशन, क्योंकि मुझे चेक करना कि एक्शन कितना है और उसी के बराबर रिएक्शन है। तो वेट तो नीचे की तरफ है mg, तो अगर इधर की तरफ mg है तो इस साइड कितना, तो वो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा इसका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मैंने बताया था कि सपोज इधर की तरफ हमारा फोर्स है और ये एंगल थीटा, तो रेजोल्यूशन हमेशा ऐसा होगा कि थीटा के साइड में एक कंपोनेंट बनेगा और दूसरा कंपोनेंट इससे 90 डिग्री पे इसे बीच में रखते हुए इधर की तरफ, और जो थीटा की साइड में होगा वो क्या होगा कोस कंपोनेंट, और बिना थीटा वाला जो होगा वो साइन कंपोनेंट। तो इधर आ जाएगा एफ कोस थीटा और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो वेक्टर चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका रेजोल्यूशन। तो इधर की तरफ ये mg था, मुझे कंपोनेंट करने रेजोल्यूशन करना mg का, तो एक तो इधर की तरफ आएगा अल्फा की साइड और दूसरा इसे बीच में रखते हुए 90 डिग्री पे, इससे 90 डिग्री पे यानी कि इधर की तरफ। तो इधर की तरफ जो होगा कंपोनेंट वो कितना होगा mg, और इधर की तरफ कितना होगा mg साइन थीटा। ये बात समझ आ गई। तो ये हो गया mg कोस थीटा और ये mg साइन थीटा। तो अब ये बॉडी आगे की तरफ चलेगी कितनी फोर्स से, क्या इस फोर्स से आगे की तरफ चल रही है। ये तो केवल क्या लगा रहा है यहाँ एक्शन, और इसके हिसाब से बराबर हो रहा है रिएक्शन। लेकिन ये आगे का वाला फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है वेट का mg साइन थीटा कंपोनेंट। तो ये आगे की तरफ इसे मूव करा रहा होगा और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होगी यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m is just start to move at an angle alpha from the horizontal surface। नाउ इक्वेशंस बनाओ भाई। क्या इक्वेशन बनेगी, आर हमारा किसके बराबर होगा mg कोस थीटा के, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा mg साइन थीटा के। मुझे क्या निकालना, अच्छा थीटा थोड़ी, यहाँ पे क्या है mg कोस एल्फा है ना, यहाँ पे भी एल्फा लगाओ। साइन एल्फा और ये कोस है, तो ये होगा कोस एल्फा और हमें तो एल्फा निकालना। अब ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन हमारी 2 है। कैसे निकलेगा एल्फा, साइन बाई कोस कर दो, क्या आ जाएगा 10। वो कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, तो ये आ जाएगा r अपॉन f, अच्छा f अपॉन r।
एफ अपॉन आर इक्वल्स टू एम जी साइन एल्फा अपॉन में कोस एल्फा। तो एम जी से एम जी क्या हो गया, कैंसिल। तो एफ अपॉन आर किसके बराबर आ गया, टेन एल्फा के। तो टेन एल्फा दैट इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आर। और हमें पता है कि एफ क्या होता है, म्यू आर। तो एफ की जगह म्यू आर रख दूं तो टेन एल्फा ये बराबर हो जाएगा म्यू आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो गया तो टेन एल्फा किसके बराबर आया, म्यू के। ठीक है, तो एल्फा किसके बराबर आया, टेन इनवर्स म्यू के। तो उसमें थीटा भी किसके बराबर आया था, टेन इनवर्स म्यू के। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा बराबर एल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये दोनों बराबर है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर हो गया, एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट, एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब वैसे ही ध्यान से समझना, एक बॉडी है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, किसी भी एंगल पे, वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है किसी भी एंगल पे। देखो अगर अल्फा एंगल पे स्लाइड करेगी तो एक्सलेशन लगभग क्या होगा, जीरो। एक्सलेशन जीरो होगा क्योंकि वो मिनिमम एंगल है, मिनिमम एंगल जिस पर वो स्लाइड करेगी। तो जो पीछे वाला फोर्स है वो आगे वाले फोर्स के जस्ट बराबर है, तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो है तो एक्सलेशन कितना होगा, तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से आ रही है। लेकिन अगर मैं ये एंगल बढ़ा दूं, अब अल्फा से कितना कर दूं इस एंगल को मैं, इस एंगल को अल्फा से कितना कर दूं, थीटा। यानी कि यहां पे मैं लिखूं कि जो थीटा है वो ग्रेटर है किससे, अल्फा से। तो क्या होगा, देखो यहां पे एक बॉडी रखी है हमारी, इस बॉडी का मास है m, इसका वेट जो होगा कैसा होगा, नीचे की तरफ, वेट नीचे की तरफ होगा mg। रिजोल्यूशन करेंगे, एक इधर आ जाएगा और एक इधर। ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ पे हो जाएगा कंपोनेंट आपका mg कोस थीटा और इधर आ जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, और फ्रिक्शन किधर होगा, इधर की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो जब एक एंगल था, जब mg साइन एल्फा आया था, वो मिनिमम एंगल था जिसको वो स्लाइड करेगी। तो mg साइन एल्फा बराबर था किसके, फ्रिक्शन के। लेकिन आपने उससे ज्यादा एंगल कर दिया तो अब बॉडी में क्या आ जाएगा, एक्सलेशन। यानी कि वो जो फ्रिक्शन है वो इसमें से क्या ज्यादा होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये चीज बढ़ जाएगी। आप जैसे जैसे उसका एंगल बढ़ाते रहोगे, ये जो mg साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट बढ़ता रहेगा, और ये जो एक्शन हो रहा है सरफेस पे ये कम होता रहेगा। ठीक है, मतलब पूरा वेट ही है, इधर का कंपोनेंट कम होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे। 90 डिग्री कर दो, ये तो जीरो ही हो जाएगा और सारा का सारा नीचे की तरफ आ जाएगा, कोई एक्शन ही नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो 90 ऐसा। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप एंगल बढ़ाते रहोगे mg साइन थीटा बढ़ता रहेगा। यानी कि अब मैं इस सिचुएशन में देखूं तो जो r है ये तो हमारा mg कोस थीटा के बराबर है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है ये mg साइन थीटा के बराबर नहीं है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। अब जो नेट फोर्स है वो होगी कुछ ना कुछ, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो फिर वही है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m is sliding over a surface having inclination theta as shown in figure। नाउ मतलब r किसके बराबर होगा, और ये जो हमारा नेट फोर्स है F, ये किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा माइनस
ये जो फोर्स है जिसकी वजह से एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो जितना ये ज्यादा है, ये मान लो कितना 100 और ये कितना हो गया 120, तो एक्सीलरेशन कितने की वजह से होगा 20 की वजह से। तो कैसे निकलेगा, इसमें से इसे माइनस कर गया, ठीक है। तो ये जो F है ये हमारा क्या है, मास इंटू ये नेट फोर्स है, ये बराबर होगा mg साइन थीटा माइनस F को क्या लिखेंगे, हाँ F जो है हमारा किसके बराबर होता है, म्यू आर के, तो F को लिखेंगे म्यू आर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू, और आर की वैल्यू कितनी आई mg कोस थीटा। mg क्या आ रहे हैं कॉमन, तो एम ए इक्वल्स टू mg, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। अब m से m कैंसिल, तो एक्सप्रेशन हमारा कितना आया g साइन थीटा माइनस म्यू कोस, ठीक है। तो इतना बॉडी पे क्या लगेगा, एक्सलेशन लगेगा। क्या ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट, अब वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस बार बॉडी को मूव कराएंगे कैसी सरफेस पे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो बिल्कुल सीधी सरफेस है, रफ है, यानी कि फ्रिक्शन लगेगा इसमें, और ये कोई मास है m। इधर की तरफ क्या है अप्लाइड फोर्स, इधर की तरफ क्या लगेगी फ्रिक्शन, नीचे की तरफ क्या होगा एक्शन mg, और सरफेस के परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ क्या होगा r। ये सब कुछ, ठीक है। अब हमें करना है कि हमें वर्क निकालना, ये बॉडी में यहां से लेके गया और यहां से चलते चलते यहां तक लेकर आया, ठीक है, इस पॉइंट पर लेकर आया, यहां पे कितना डिस्टेंस कवर किया s, ठीक है। चलो फिर दोबारा देखो, कोई सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने एक बॉडी रखी जिसका मास कितना m, वेट हमेशा नीचे की तरफ mg, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ r, इधर की तरफ अप्लाइड फोर्स और इधर की तरफ फ्रिक्शन। अब इस फोर्स के कारण बॉडी आगे ट्रेवल करती रही और यहां आई, ठीक है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया s, ठीक, वैसा कुछ था। अब फिर वही लिखेंगे, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m is sliding over a surface having coefficient of friction mu। नाउ अच्छा, वर्क किसके बराबर होगा एफ एस कोस थीटा। फोर्स कौन सा लेोगे, कितना फोर्स लगाया आपने P, तो पी एस, P किसके बराबर होगा, ये जो अप्लाइड फोर्स है किसके बराबर है फ्रिक्शन के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स एफ एस कोस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, उधर की तरफ ही तो अप्लाई करा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्क इक्वल टू फ्रिक्शन की जगह क्या लिखोगे म्यू आर और एस कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1, तो म्यू, और आर हमारा क्या है बताओ, इसमें से क्या आया कि आर किसके बराबर है mg के, तो म्यू mg s और इंटू में 1, तो जो वर्क डन है वो कितना आया म्यू mg, इतना वर्क हो। बात समझ आई, क्लियर है। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर